नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अनिल गर्ग द्वारा लिखित उपन्यास कातिल रात की कातिल हसीना। यह है पार्ट 16। अब आगे। पुलिस से बचाना भी मेरा काम है, लेकिन पहले मेरे विश्वास पर तो खरी उतरो कि तुम सच में इससे बाहर निकलना चाहती हो। मैंने जाफरीन से बोला। चारू इस वक्त कामरन के साथ है, कार्गो डिवीज़न में, लेकिन उधर कदम रखते ही तुम्हारे ऊपर गोलियों की बौछार हो जाएगी। जाफरीन ने कुछ सोचते हुए बोला। तुम सिर्फ ये बताओ कि कार्गो तक कैसे पहुंचे। गोलियों की बौछार का सामना हम कर लेंगे। रागिनी ने जाफरीन की बात का जवाब दिया। नहीं कर पाओगे। कम से कम 20 लोग कार्गो के उस कंटेनर के आसपास मौजूद हैं, और वो बहुत छोटे से एरिया में होते हैं, क्योंकि ये कार्गोज क्रूज नहीं है। जाफरीन ने समझाने की कोशिश की। लेकिन हम तुम पर भी भरोसा नहीं कर सकते। मुझे मारने के लिए ही तुम मुझे इस क्रूज पर ले कर आई हो, फिर अब एकाएक इसलिए इतनी दयावान हो रही हो क्योंकि इस वक्त तुम हमारे रहमो करम पर हो। मैंने हिकारत भरे स्वर में बोला। तुम्हें क्रूज पर लाना हमारी मजबूरी थी, क्योंकि अभी ने तुम्हारे बारे में कामरन को सब बता दिया था कि तुम चारू को ढूंढ रहे हो। कामरन को उसने भी ये भी बता दिया था कि उसने गुल को तुम्हारे साथ देखा है, इसलिए गुल का यूज करके तुम्हें इस क्रूज पर बुलाया है। जाफरीन ने एक गले उतारने वाली बात बोली। लेकिन अगर उसने मुझे खास प्लानिंग करके यहाँ बुलाया है तो अभी तक वो मेरे सामने क्यों नहीं आया? मैंने अगला सवाल किया। वो इतनी जल्दी किसी के सामने नहीं आता है। जब उसकी गेम के सभी प्यादे पिट जाते हैं तब वो सामने निकल कर आता है। अभी तो तुम्हारे खिलाफ उसके तर्कस में बहुत तीर हैं। जाफरीन ने सहज स्वर में बोला। तुम बताओ, ये छमिया क्या विश्वास के काबिल है? मैंने रागिनी की तरफ देखकर बोला। विश्वासघात करेगी तो उसकी सजा भी इसे उसी वक्त मिलेगी। इसे गोली तो हम किसी भी समय मार सकते हैं। रागिनी ने बेरहम स्वर में जाफरीन के शरीर पर अपनी पिस्टल की नाल को फिराते हुए पूरी दहशत का माहौल बनाते हुए बोला। बताओ फिर कैसे तुम हमारी मदद करोगी? रागिनी की बात को नहीं मानने का तो सवाल ही नहीं उठता था। अगर असल मुजरिम को पकड़ना चाहते हो तो चारू को उस आदमी तक पहुंचने देना होगा जिस आदमी को गोवा में चारू को सौंपना है। जाफरीन ने मेरी तरफ देखकर बोला। लेकिन उस आदमी के पास चारू पहुंच गई तो क्या गारंटी है कि हम उसे जिंदा बचा पाएंगे? मुझसे पहले रागिनी ने सवाल किया। मैं तुम्हें चारू के साथ उसकी देखभाल के लिए रख दूंगी। इससे वो आखिरी तक तुम्हारी निगाहों में रहेगी। कामरन अभी रात के 12 बजे तक ऊपर क्लब में अपने ड्रग्स के धंधे में बिजी रहेगा। वह 12 बजे के बाद तुम लोगों से निपटेगा। जाफरीन ने बोला। लेकिन उसका प्लान मेरे गले से नीचे नहीं उतर रहा था। मेरी समझ से बाहर है तुम्हारा प्लान। 12 बजे से लेकर सुबह गोवा पहुंचने तक हम कामरन से सामना करने से कैसे बच पाएंगे? ये तो तभी संभव है जब हमारा उसका कोई आमना सामना ना हो। मैंने अपनी बात उसे बताई। मेरी तो अभी तक यही समझ में नहीं आ रहा है कि एक बंदा ये जानते हुए कि उसकी जान के दुश्मन यहाँ मौजूद हैं, वो इतनी चैन से अपना ड्रग्स का धंधा कैसे कर सकता है? या तो ये कामरन नाम का कोई बंदा है ही नहीं और ये सारा खेल तुम खेल रही हो। रागिनी ने अपनी शंका जता दी थी। रागिनी सोच गहराई से रही थी। इस बात में भी सच्चाई थी कि पिछले 3 दिनों से मैं सिर्फ कामरन का नाम ही सुन रहा था। मैंने एक बार भी उसकी शक्ल नहीं देखी थी। सही मायनों में मुझे अभी तक जाफरीन की बातें कचरा ही लग रही थी। मुझे उस पर अभी तक भी भरोसा नहीं था। एक काम करते हैं, इसको इसी केबिन में बंद रखो और इसके साथ तुम रहो। मैं और पारुल जाकर कार्गो एरिया में चारू की तलाश करते हैं। सबसे पहले हमें चारू का बचाना बहुत ज़रूरी है। रागिनी ने मेरी और एक आंख दबाकर बोला। ठीक है, फिर मैं यहीं इस नूर ए नज़र का दीदार करता हूँ। तुमको चारू को ढूंढना है, क्योंकि तुम्हें इस जहाज़ पर कोई नहीं पहचानता है। मैं रागिनी को बोला। मेरी बात सुनते ही रागिनी केबिन से बाहर चल पड़ी। मैं अकेला ही उन हथकड़ियों पर जकड़ी हुई कसमसाती हुई जाफरीन को देख रहा था। मैं रागिनी, मुझे अपना परिचय देने की तो कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी
आपको बता दूं कि मैं अपने गुरु श्री श्री 1008 अनुज दी ग्रेट की जासूसी के धंधे में शागिर्द हूँ। मैं गुरु की जासूसी कंपनी में कदम तो उनकी ऑफिस असिस्टेंट के तौर पर रखा था, लेकिन गुरु के प्रोत्साहित करने की वजह से अब मैं भी जासूसी में अपना हाथ आजमाने लगी हूँ। मार्शल आर्ट में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, इसलिए 5-7 लोगों को अकेले भिड़ने में मुझे कोई वांदा नहीं होता है। गुरु की अनुपस्थिति में अब मैं ही किसी भी केस को हैंडल कर लेती हूँ। पूरे दिल्ली शहर में एक आपकी ये चहेती रागनी ही एकमात्र ऐसी लड़की थी जिसके सामने गुरु की भी बोलती बंद हो जाती है। वैसे तो अपने गुरु दिल के हीरा इंसान है, लेकिन भगवान ने पता नहीं चाइना के किस कारखाने में बना हुआ दिल उनके शरीर में फिट करके इस दुनिया में भेजा था कि किसी भी हुस्न परी को देखते ही उनका दिल न केवल फिसल जाता था बल्कि उनकी राहों में बिछने के लिए भी तैयार हो जाता था। इन्हीं हसीनाओं के चक्कर में गुरु न जाने कितनी बार शहीद होते होते बचे हैं, लेकिन फिर भी गुरु अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। आज इस क्रूज पर भी वे ऐसी ही हसीनाओं के जाल में फंसकर आए हुए थे, लेकिन गुरु इस बार इस जाल को उसमें फंसने से पहले ही समझ गए थे। यही वजह थी कि गुरु को गुल ने जिस दिन इस क्रूज पर चलने का निमंत्रण दिया था, उसी दिन गुरु ने हमें मुंबई आने के लिए बोल दिया था, क्योंकि ये केस गुरु की उम्मीदों से भी बहुत बड़ा हो गया था। अब ये एक मामूली किसी गुमशुदा लड़की का केस नहीं रहा था, बल्कि इसमें अब मुंबई की लाइफलाइन बन चुका ड्रग के धंधे में भी शामिल थे। इसलिए मैं, खबरी और पारुल पहली फ्लाइट पकड़कर मुंबई आ गए थे। रुपेश को दिल्ली में इसलिए छोड़ना पड़ा था क्योंकि अगर किसी ऑनलाइन ट्रैकिंग की आवश्यकता पड़ी तो रुपेश घर से हमारी मदद कर सकता था। गुरु के पीछे ही हम लोग भी क्रूज पर प्रवेश कर चुके थे और तभी से हमारी नज़र गुरु पर ही टिकी हुई थी। जब गुल गुरु के पीछे अपनी पिस्टल लेकर खड़ी थी तो ठीक उसी वक्त उसके भागते हुए कदमों को मेरी पिस्टल ने ब्रेक लगा दिए थे। सेलिना की गोली लगने से मौत हो चुकी थी और गुल और अभी इस वक्त चारू के साथ मेरे केबिन में खबरी के निशाने पर थे, इसलिए हम लोग जाफरीन के बहकावे में नहीं आए थे। इस वक्त मैं अपने केबिन में इस कामरन नाम के आदमी की सच्चाई पता करने के लिए ही जा रही थी। पता नहीं ये साला कामरन है भी या नहीं, ये हमें ऐसे ही बेवकूफ़ तो नहीं बना रही है ना।